तो भाई रिफॉर्म्स में हम प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पे काम कर रहे थे। प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन वाज डन। ग्लोबलाइजेशन में आपने आउटसोर्सिंग पढ़ा था। ओके, तो आउटसोर्सिंग के कंपोनेंट में आप पढ़ेंगे व्हाट इज WTO। तो सब बच्चे इस शीट पे झटपट आ जाओ। चलिए, तो WTO एक्चुअली होता क्या है, पहले मैं आपको इसका एक छोटा सा बता दूं समरी। आपने शायद कभी लीग ऑफ नेशंस के बारे में कुछ सुना होगा मेरे मुंह से। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, और आपने इसको हिस्ट्री में ही पढ़ा होगा बचपन में, तो काफी कंट्रीज में नुकसान हुआ। तो कुछ रिच नेशंस ने सोचा चलो गरीब देशों की मदद करते हैं, तो एक ग्रुप बना लेते हैं, किटी पार्टी कर लेते हैं। ओके, और ये गरीब देशों की हेल्प करेगा। लीग ऑफ नेशंस में क्योंकि यूएसए को इनवाइट नहीं किया गया, तो यूएस की दादागिरी थी कि भाई हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, हम इसके मेंबर नहीं बनेंगे। और यूएस ने हर वो कोशिश की होगी इसको खत्म करने के लिए। और उसी के बाद ये खत्म होने के बाद ऑप्शन आया कि एक नया ऐसा किटी पार्टी या ग्रुप स्टार्ट किया जाए, तो क्या बन गया? यूनाइटेड नेशंस। तो एक्चुअली लीग ऑफ नेशंस के ऑफिशियली खत्म होने से पहले ही यूएन फॉर्म हो चुका था। ओके, और फिर आ गई हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। गॉट इट क्लियर? भगवान ना करे कि थर्ड हो जाए। तो यूनाइटेड नेशंस के ढेर सारे विंग्स हैं। आपने सुना होगा यूनिसेफ एंड मैनी सच लाइक। आपने ये भी सुना होगा कि किसी कंट्री में अगर कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान आ गया, तो उनसे बचाने के लिए यूएन अपनी फोर्सेस को भेजता है। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपके मोहल्ले की लोकल पुलिस आपको हेल्प करने आती है। वही चीज यहाँ पे भी थी। तो यूनाइटेड नेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को इसलिए बनाया गया ताकि वर्ल्ड पीस एस्टैब्लिश हो पाए, कल्चरल रिलेशंस मजबूत हो पाए। हमने पहले ही पढ़ा वो G20 ग्रुप्स एंड ऑल दैट था। तो ये सब तो बहुत बाद में आया है। स्टार्टिंग में आया कि भाई एक ऐसा ग्रुप फॉर्म करना है जो बिजनेस को ग्रो करे अमंग नेशंस। इज दैट क्लियर? तो पीपल मस्ट हैव हर्ड अबाउट सार्क नेशंस, सुना है? लोगों ने एशियन के बारे में सुना होगा। जब ऑयल के प्राइसेस कंट्रोल करने थे गल्फ में, तो कुछ कंपनीज ने मिलके एक ग्रुप बनाया कि भाई कितना ऑयल सप्लाई करेंगे, कितना एक्सट्रैक्शन होगा, किस दाम पे तेल बिकेगा, सब मिलके डिसाइड करेंगे। लॉजिक समझ में आ गया? क्योंकि हो क्या रहा था उस जमाने में कि ऑयल नया नया लोगों को मिला था, बहुत पुरानी बात है। और तब हर कंपनी चाहती थी ज्यादा से ज्यादा ऑयल एक्सट्रैक्ट करके बाजार में बेचो। तो सप्लाई ज्यादा बट डिमांड उतनी थी नहीं, तो ऑयल के प्राइसेस वर्ल्ड वाइड गिरने लगे। तो सोचा गया कि भाई अगर सब लोग कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहेंगे, तो जो बाहर कंट्रीज है उनको फायदा हो जाएगा। कोई कंट्री कह रही है मैं कच्चा तेल 10 रुपए बैरल बेचूंगी, $10। कोई कह रहा है मेरे तुम साथ में ही ले जाओ। कोई कह रहा है नहीं मैं 5 में ही दे दूंगा। तो अल्टीमेटली अपना भी नुकसान कर रहे हो और कॉम्पिटिटर का भी। तो ये सोचा कि एक ग्रुप बना लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली वील डिसाइड कि कितनी सप्लाई होगी और क्या उसका प्राइस होगा। तो सब ने अगर डिसाइड कर लिया, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप कभी हिमाचल प्रदेश जाइए, वहां का टैक्सी यूनियन हिली एरियाज का इतना ज्यादा मजबूत होता है, वो रेट की अंडर कटिंग नहीं करते। अगर कहीं का रेट उन्होंने 1500 बता दिया, और आपको पता है कि 700-800 रुपए से ज्यादा का फ्यूल और चार्जेस नहीं लगेंगे, आप लाख बोल लीजिए कुछ डिस्काउंट कर दो, सर यूनियन का यही रेट है। 1499 भी देंगे 1500 की बजाय, तो वो नहीं लेंगे। जैसे वैष्णो देवी जाइए, घोड़ा ले लीजिए, रेट फिक्स है तो फिक्स है, उसके ऊपर आपसे बख्शीश अलग मांग लेंगे बट रेट कम नहीं करेंगे। तो ओपेक में यही किया गया कि आपस की लड़ाई में दूसरे का एडवांटेज ना हो जाए। तो ओपेक तो बनाया गया था सिर्फ ऑयल की सप्लाई और प्राइसेस को मैनेज करने के लिए। फुल फॉर्म सबको पता होना चाहिए ओपेक का क्या था भाई? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो WTO बेसिकली बना कैसे? देयर वॉज अ कॉन्सेप्ट इन द वर्ल्ड नेम्ड एज गैट, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो अगर इंडिया एंड लेटस से जापान के बीच में ट्रेड है, और हम एग्रो कमोडिटीज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, और हमने डिसाइड कर लिया कि इंडिया से जापान जो चीजें जाएंगी उस पर क्या टैक्स लगेगा, और जापान से इंडिया जो चीजें आएंगी उस पर क्या टैक्स लगेगा। अगर हम टैक्स रेट कम करेंगे तो जापान भी टैक्स रेट कम करेगा, ताकि उनका सामान हमारे बायर्स को सस्ता पड़े और हमारा सामान उनके बायर्स को सस्ता पड़े। तो ये जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ था, इट वाज अ ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और 1948 में इसके 23 मेंबर्स थे। कितने? 23। काम क्या करता था भाई? एडमिनिस्टर करें सारे के सारे मल्टी ट्रेड अग्रीमेंट्स। अगर मेरे देश के इंपोर्टर ने आपके देश से सामान खरीदा और वो भाग गया, तो मेरे देश की जिम्मेदारी होगी आपके देश के एक्सपोर्टर को पैसा देने की। हर कंट्री को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए इंटरनेशनल मार्केट में। अनलाइक जैसे यूएस दादागिरी करता है, रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर देता है अगर उनको कुछ बुरा लग गया तो।
इंडिया परमाणु हथियार का टेस्टिंग कर रहा था वे बैक इन 70s एंड ऑल दैट। यूएस को पता लग गया, परमाणु मूवी में आपने देखा होगा, और उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए। गल्फ को बोला इनको पेट्रोल मत देना 3 महीने, या इनका रेट बढ़ा, पनिशमेंट टाइप ऑफ थिंग, व्हाट पनिशमेंट। बट भाई अपने देश की तरक्की को करने के लिए अगर पनिशमेंट मिल रही है तो क्या वो सही है? काव्या जी क्या सही है? पीपल इन द हॉट सीट क्या सही है? ये बिल्कुल सही है। बट दादागिरी, अगर ये भी न्यूक्लियर पावर बन जाएंगे तो हम इनको डोमिनेट नहीं कर पाएंगे। खैर इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर ही लिया, और जब एक बार न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया यूएस को भी अपनी औकात समझ में आ गई कि ज्यादा पटर पटर किए, रेस्ट्रिक्शंस लगाए, और जब इन बातों के बारे में पता लगने लग गया कि यूएस रेस्ट्रिक्शन लगाता है, तो पहला भयंकर रेस्ट्रिक्शन 65 की इंडो पाक वॉर की वजह से लगा था। ये स्टोरी मैं आपको बता चुका हूं, जब यूएस ने फूड सप्लाईज को रोक दिया था हमारी, तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था कि भाई हरित क्रांति लाई जाए, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। मैंने आज एक वीडियो भी अपलोड किया अपने चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं, तो उसमें बातें भी मैंने बताई हुई हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद जब ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगने स्टार्ट हुए तो हमारे कंट्री के लोगों ने सोचा, जो लीडर्स थे, प्राइम मिनिस्टर्स थे, कि सेल्फ डिपेंडेंट होने का जमाना आ गया है, सेल्फ रिलायंस अचीव करो। इसीलिए हमारे 5वें 6ठे 5 ईयर प्लान में सेल्फ रिलायंस के ऊपर काफी फोकस किया गया। वाई टू डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज? तो जैसे हम भीम यूपीआई की बात करते हैं, बट एक्चुअली वो गूगल पे के बैकएंड से चलता है, तो हमको बैकएंड भी अपना बनाना पड़ेगा, जूम भी अपना बनाना पड़ेगा। इसीलिए इंडिया 2035 तक अपना स्पेस मिशन चालू कर रहा है कि भैया हमारी सैटेलाइट होगी वहीं से सिग्नल आएगा। कहीं अमेरिका ने सैटेलाइट बंद कर दी, हमारा कम्युनिकेशन ठप हो जाएगा। हाँ, यूपीआई का बैकएंड जो भीम ऐप है वो ज्यादातर गूगल पे के बैकएंड को यूज करता है। तो हम यूजर हैं, हम जेनरेटर ऑफ द सर्विस नहीं है। ओके, सो डब्ल्यूटीओ एक्चुअली 1995 में बना था, इसको खत्म करने के बाद। तो पहले ऐसा बहुत होता था, रशिया ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, इसने लगा दिया, मतलब अपनी दबंगाई दादागिरी ये लोग करते रहते थे, और उसमें गरीब देश बेचारे मरते रहते थे। तो यूएन ने सोचा भाई ये तो गलत हो रहा है, तो 1948 वाला गैट खत्म हो गया, और 1995 में क्या बना? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर सर्विसेज आई और गुड्स भी आए। गैट में प्रैक्टिकली सिर्फ गुड्स के ऊपर क्या टैक्सेस रेगुलेट होंगे, कौन सी कंट्री किस कंट्री को कितना बेचेगी, कितना खरीदेगी, बस वो सब बातें होती थी। वेयर एज सर्विसेज का कोई जिक्र गैट में नहीं था। कवे जी बात समझ में आ रही है? एंड देर आर 159 मेंबर्स जो WTO को बनाते हैं, और इस डेटा को आप एक बार WTO की साइट पे जाके चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कुछ अपडेट हो गया हो। WTO का काम है कि भाई ग्लोबल रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, ताकि किसी भी कंट्री को ना फायदा हो ज्यादा अननेसेसरली अनड्यू एडवांटेज, ना किसी कंट्री का नुकसान हो जाए। तो इट शुड फोकस एंड एक्ट टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ ऑल कंट्रीज चिल्ड्रन। तो इंडिया ने भी अपने ट्रेड को लिबरलाइज किया 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत, और काफी टैरिफ रेट्स रिड्यूस किए, और इंपोर्ट्स पे जो रेस्ट्रिक्शंस लगे थे उनको भी कम कर दिया, ताकि इजिली लोग फॉरेन मशीन को इंडिया में खरीदें। जैसे कैफे कॉफी डे की मशीन है, दूसरी भी कॉफी वेंडिंग मशीन आती हैं, अगर इनको लगा दिया जाए तो इनसे काफी हद तक जो कॉफी का टेस्ट है वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। नहीं तो गैस पे मैनुअली 4 बार कॉफी बनाओगे, टेस्ट चारों बार अलग होगा। उन मशीन में टेस्ट सेम क्यों है? क्वांटिटी नपी तुली है, 10 ग्राम कॉफी पाउडर जाना है तो 10 ग्राम ही जाएगा। तो इससे एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलता है। पहले इन मशीन्स के इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन था कि आप इसे इंपोर्ट ही नहीं कर सकते। बाद में क्या हुआ, इंपोर्ट कर सकते हैं, बट इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा थी। 1 लाख की मशीन, उस पर 2.5 लाख इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। तो भाई जो 3.5 लाख की मशीन लाएगा, क्या वो सस्ते में सामान बेच पाएगा? नो। तो इस तरह के इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस खत्म किए गए। सो व्हाट वर द मेजर फंक्शंस ऑफ WTO? पहले मैंने आपको बता दिया, कुछ चीजों पे टैरिफ को सेम रखा गया, बट कुछ पे, या बेटर टू से मैक्सिमम पे कम कर दिया गया, ताकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर पाए। तो लेबरर है हमारे पास, लोग हैं हमारे पास, लोगों के अंदर स्किल भी है, बट व्हाट वाज लैकिंग वाज द मशीनरी। तो जब मशीन ही नहीं है, लाख आपके बच्चे IT क्वालिफाई कर ले, कुछ भी कर ले, हमारे यहाँ रोबोटिक्स की पढ़ाई होती है सर्जरी में, बट हमारे पास सर्जरी करने वाला रोबोट हॉस्पिटल में है ही नहीं। तो हमारा डॉक्टर जब पढ़ तो लेगा, MBBS कर लेगा, MSMD कर लेगा, जब उसने कभी उस मशीन पे प्रैक्टिस ही नहीं किया, क्या बाहर से लोग इंडिया में रोबोटिक सर्जरी करवाने आएंगे? नहीं आएंगे। तो सर वहीं करवाएंगे वो लोग ना? वहां पे रोबोटिक सर्जरी है 40 लाख रुपए की, हार्ट सर्जरी। इंडिया में सर्जरी 15 लाख रुपए में हो जाती है।
तो जिसका आधे से भी कम पैसा लगेगा वो इंडिया आएगा कि नहीं आएगा। तो वर्ल्ड में इंडिया इज एमर्जिंग एज अ बिगेस्ट मेडिकल टूरिज्म सेंटर। कौन सा सेंटर भाई? मेडिकल टूरिज्म। क्यों मेडिकल टूरिज्म यहाँ पे बढ़ता है? रीजन इज वेरी सिंपल, यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो कंपेरेटिवली आपसे पैसे उतने ज्यादा नहीं लेते। बाहर सर इतना पैसा क्यों है? भाई बाहर इतना ज्यादा पैसा इसलिए होगा कि वहां पे नंबर ऑफ डॉक्टर्स आर लेस, हमारे डॉक्टर्स ज्यादा हैं। गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है कितनी बार। एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन किया जाए, ये जो ईवीज वगैरह का कॉन्सेप्ट आया है, ये जब पता लगाया गया कि भाई वो ओजोन लेयर में छेदा हो गया है, सर तो फेविक्विल लगा के कपड़ा लगा के उसको मैनेज कर दें। अरे मैनेज नहीं हो सकता, वो ओजोन लेयर में छेद का मतलब एक ऐसा एरिया अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्रिएट हो गया है जिससे बहुत ज्यादा अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं और वो अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकने में कामयाब नहीं है। सर ऐसा हुआ क्यों? डेंसिटी ऑफ पॉल्यूशन, डायरेक्शन ऑफ वेव्स, मूवमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से एक ही जगह सारा पॉल्यूशन इकट्ठा हो रहा है, आप बोल सकते हैं। तो इसलिए वहीं पे प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, तो ज्यादा पोल्यूशन है वो चाइना, रशिया, यूएस पे टुवर्ड्स नॉर्थ। इंडिया में तो उतना है भी नहीं, बट वो सब के ऊपर मोड़ रहे हैं चीजों को। इज दैट क्लियर? ये सोच के कि आज हमारी वजह से पोल्यूशन हुआ क्योंकि हम इंडस्ट्री बहुत जल्दी डेवलप हो गए, कल को इंडिया भी होगा, अफ्रीका भी होगा, श्रीलंका भी होगा, तो फिर से प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये रूल्स बनाए गए। तो अगर आप कोई ऐसी चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं विच मे कॉज ह्यूज हार्म टू द एनवायरमेंट, उस पर फिर टैक्सेस बहुत ज्यादा होंगे या उसका इंटर कंट्री ट्रांसफर अलाउड नहीं होगा। ग्रेटर एक्सेस टू ऑल मेंबर कंट्रीज, तो पहले मेंबर्स इसलिए 23 थे क्योंकि बाकियों को इनकी पॉलिसीज ठीक नहीं लगती थी, और अब 23 से 160 हो गए। यू कैन से मोर देन 6 टाइम्स। क्या इंडिया को डब्ल्यूटीओ का मेंबर होना चाहिए? सर इंडिया क्या डब्ल्यूटीओ का मेंबर नहीं है? कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि भाई डेवलपिंग कंट्री के लिए लाइक इंडिया डब्ल्यूटीओ का मेंबर होना कोई जरूरी नहीं है। तो चलिए गूगल कर लेते हैं और गूगल हमें बताएगा कि इंडिया डब्ल्यूटीओ मेंबर है या नहीं है, और अगर नहीं है तो शायद क्यों नहीं है। सबको स्क्रीन विजिबल है? चलिए, इज इंडिया अ डब्ल्यूटीओ मेंबर? यस, इंडिया हैज बीन अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ सिंस इट्स फॉर्मेशन। खोपड़े में बात गई। पहले ये गैट के भी मेंबर थे बेसिकली। समझ में आ गई बात? काव्या जी समझ में आ गई बात? चलिए, यस सर। सो क्वेश्चन है कि भाई शुड इंडिया बी अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ? क्या हमें डब्ल्यूटीओ का मेंबर बनना चाहिए? सर हम तो बन ही गए हैं। यस, हम डेवलपिंग तो थे, बट साथ ही साथ अगर आप डब्ल्यूटीओ मेंबर बन जाते हैं, तब अगर इंडिया का जापान के साथ ट्रेड होता है तो हो सकता है कि नॉन डब्ल्यूटीओ मेंबर को जापान 20% इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज करता है। डब्ल्यूटीओ मेंबर्स के लिए इट इज ओनली 4%। जस्ट लाइक दैट, आपके पास ताज होटल का कार्ड है तो भाई 20% डिस्काउंट, कार्ड नहीं है तो कोई डिस्काउंट नहीं है। तो आपको मेंबरशिप लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? डिस्काउंट चाहिए तो लेनी चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज मोस्ट ऑफ द टाइम चीट करती हैं क्योंकि वो अपने बाजार सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के लिए खोलती हैं। अब ऐसा नहीं है, पहले स्टार्टिंग में शायद रहा होगा। मतलब अमेरिका रशिया को अलाउ करेगा, जापान चाइना को अलाउ करेगा, यूके को अलाउ करेगा, बट इंडिया को अलाउ नहीं करेगा। इंडिया का कोई बात नहीं, हम गल्फ में जा रहे हैं। गल्फ को भी वो अलाउ करता था। तो पहले यूएस मेड गुड्स गल्फ में बेचे जाते थे। मोदी जी कह रहे कितने की खरीदते हो वहां से लेवाइस की जीन्स? $10 की। हमारे यहाँ $7 मिल जाएगी, चलो बताओ। तो वो जो शेख लोग नहीं होते जो मैंगो शेक पीते नहीं है, और वो कपड़ा बांध के ऊपर प्रेशर कुकर का लगा लेते हैं रबड़, चलिए जस्ट अ जोक। तो उन शेख लोग ने बोला भाई इंडिया से सामान सस्ता मिल रहा है, तो अभी बोल रहा हम किससे खरीदेंगे? इंडिया से खरीदेंगे। हाँ, गैट में यही दादागिरी होती थी। इसी तो देश की तरक्की नहीं हुई उस जमाने तक। 1995 में ये आया ना, जब 1991 में इंडिया ने अपने द्वार खोले बाहर वालों के लिए, आओ द्वार पालो, पैसा ले आओ, समझ में आ गया। तो इंडिया को लगा कि अब हमको डब्ल्यूटीओ का मेंबर भी बन जाना चाहिए क्योंकि हमारी भी औकात बढ़ रही है। और ये देखिए इंटरकनेक्टेड है। अगर इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 91 में ना लाई होती तो शायद 95 में उसको मेंबर भी ना बनाया गया होता, या 91 के बाद ही जब 95 में ऑर्गेनाइजेशन बना तो ये सोच उस समय डेवलप हुई होगी। भाई ऐसा तो है नहीं कि दोस्त को शाम को फोन किया रात को डिनर चलो बाहर करते हैं। भाई 2-4 साल पहले से कुछ ना कुछ फॉर्मेशन के इश्यूज डिस्कस हो रहे होंगे।
तो फिर ये डिस्कस कर रहे होंगे यूएस, यूके, चाइना, जापान कि भाई देखो इंडिया ने भी फॉरेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाया है, बाहर से इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, हमारे देशों के बिजनेसमैन को अलाउ कर रहे हैं, और देखो इंडिया का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, पॉपुलेशन यहाँ ज्यादा है, चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी है, तो 20 साल बाद 2005-25 में क्या होगा, चाइना में बुढ़े ज्यादा होंगे बट इंडिया में जवान लोग। ये बात 90s में सोच ली थी उन देशों ने। तो चलो आज इंडिया को मेंबर बनाते हैं, और इंडिया को जब मेंबर बनाएंगे तो इंडिया हमको अपने अंदर आने से रोक नहीं पाएगा। तो जैसे बोलते हैं ना भाई, चाइनीज गुड्स बैन कर दो, कैसे बैन कर पाओगे? अगर आप चाइनीज गुड्स बैन करोगे तो चाइनीज इंडियन गुड्स बैन कर देंगे, तो ये काम आप नहीं कर सकते क्योंकि आप और चाइना दोनों क्या हैं, WTO मेंबर हैं, इसीलिए चाइनीज गुड्स यहां बैन नहीं हो पा रहे हैं। तो हम लोग ने 1948 में ज्वाइन कर दिया था, उसमें नहीं, 1948 में ज्वाइन हमने जरूर किया होगा, गॉट इट क्लियर, बट हमारा उतना से था ही नहीं। तो हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड तक करते हैं। नहीं करते थे, बहुत कम करते थे। 1983 में मारुति इंडिया आया, इंपोर्ट तो होता था बट इट वाज नेग्लिजिबल। मतलब समझ लीजिए जो गैट था वो आपका क्लास 6 तक का परवरिश था। पापा मम्मी हर जगह अपनी गोदी में लेके आपको चाहते थे, कहीं अकेले जाने ही नहीं देते थे। समझ में आ गया, सुलाते भी अपने बीच में थे, कहीं नीचे गिर गए, फ्लोर टूट गया तो क्या होगा। बट जब आप 10वीं पास कर गए, वो समझ गए आपके अंदर अकल आ चुकी है, पढ़ो तो अच्छा, ना पढ़ो तो भाड़ में जाओ। तो अब पापा मम्मी ने आपको आपके बस पे छोड़ दिया है, भाई अब अपना फ्यूचर आपको देखना है। इज दैट अंडरस्टूड? नहीं, हैसियत शब्द बोलना गलत होगा। हैसियत WTO में आई, गैड में हमारी औकात नहीं थी। ओके, उसमें इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा लगती है। सो बायलेटरल ट्रेड क्या होता है भाई, एक देश दूसरे देश को खरीदेगा और दूसरा उससे, मतलब इंडिया और जापान के बीच का जो ट्रेड होगा ये बायलेटरल होगा। इंडिया, जापान, चाइना, पाकिस्तान सबके साथ ट्रेड करता है, ये सब इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं, इट इज मल्टीलेटरल। सर कांट देयर बी मोनोलेटरल ट्रेड, उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप सिर्फ इंपोर्ट इंपोर्ट करते जाएं तो आपके दुकानदार सब मच जाएंगे, क्योंकि सामान तो बाहर से आ रहा है, यहां का बना कोई खरीदेगा नहीं। आप एक्सपोर्ट 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 करें तो फॉरेन करेंसी जो आएगी डॉलर, क्या उसको बेसन में तल के पकौड़ी बना खा जाओगे? तो फायदा ही नहीं है। टैरिफ बैरियर्स का मतलब समझ में आ गया? तो उस जमाने में काफी टैरिफ बैरियर्स भी थे। टैरिफ बैरियर्स मतलब रेट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा था, तो इसलिए लोग बाहर से खरीद भी नहीं पाते समय। तो 91 में जब हमने अपने दरवाजे खोले, तभी जाके हमको 95 में कंसिडर किया गया होगा कि भाई चलो इनको भी WTO मेंबर बना लो। तो सबको ये बात समझ में आ गई? नॉन टैरिफ बैरियर्स का मतलब होता है कि भाई कुछ चीजों पे देयर वाज नो टैक्स और टैरिफ। लॉजिक वेंट वेल? काव्या जी समझ गए? पीपल इन द हॉट सीट अंडरस्टूड? तो समझ में आ गया यस WTO सर। के बारे में? तो WTO तो खैर बहुत बड़ा है, बहुत चीजें करता है, बट हम आपको एक बेसिक इंस्टिंक्ट दे रहे हैं WTO का। एल्स आप चीजों को वेबसाइट पे जाके ट्रैक भी कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएंगी कुछ चीजें, ये इंपॉर्टेंट है एज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस चिल्ड्रन। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बुक में आपकी होगा। फाउंडिंग मेंबर है इंडिया WTO का, शुरू से है हम इनके साथ। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। WTO की टॉप बॉडी कौन सी है भाई? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बॉडी, हर 2 साल में इनकी मीटिंग होती है। इंप्रूव्ड एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, टैरिफ कम हो गया, बाहर के लोग यहां आ सकते हैं और हम भी ऐसे देशों में जा सकते हैं जो सिर्फ WTO मेंबर्स को अलाउ करते हैं। जस्ट लाइक दैट, आपका दोस्त घर में आ रहा है, पापा मम्मी पूछते हैं ना कौन है, उसके पापा मम्मी कौन है, पता लगा आपने बताया ये ओसामा बिन लादेन की मौसी का लड़का है। पापा कह रहे हैं ऐसे कल से हम शहर चेंज कर रहे हैं, दूसरे शहर में जा रहे हैं, उसको तो मानने से रोक नहीं देंगे। अच्छा ये वाला दोस्त कौन है? ये अबू सलीम के मौसा जी है ना, उनके बड़े भाई का छोटा लड़का है। अच्छा ये बिटिया कौन है जो घर आती है? ये दाऊद इब्राहिम की भतीजी है। बेटा ऐसा है, चलो केदारनाथ, अब यहाँ रहने लायक है नहीं। तो आपके पापा मम्मी क्यों पूछते हैं आपके दोस्तों यारों का बैकग्राउंड? भाई किसी चोर चाइया से, किसी फ्रॉड से, किसी मिलिटेंट से दोस्ती नहीं करके बैठे हो। तो जापान कहता है कि भैया हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिर्फ WTO मेंबर्स के साथ करेंगे। पता लगा कोई कंट्री है वो WTO मेंबर नहीं है, लेट अस से अजरबैजान, ये WTO मेंबर फॉर एग्जांपल नहीं है, जापान है। अजरबैजान ने जापान के साथ, जापान ने अजरबैजान के साथ ट्रेड किया। अजरबैजान कह रहा है हमको अपनी कंट्री में 2 फैक्ट्री लगाने का मौका दीजिए। फैक्ट्री लगाने के लिए 2000 करोड़ रुपए ले आए, जिसमें से 400 करोड़ रुपए नौकरों को तनख्वाह बांट दी। और वो पता है 400 करोड़ रुपए तनख्वाह बांटी है क्या? वो स्लीपर सेल थे सारे के सारे। फैक्ट्री सिर्फ नाम की थी, एक्चुअली टेररिस्ट एक्टिविटी करानी थी, पैसा लाना था। तो इसीलिए हम WTO नेशन से जो मेंबर्स हैं सिर्फ उनके साथ ट्रेड करेंगे, ताकि हमको पता रहे कि ये है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया?
हाँ कोई बात नहीं, तो चैप्टर है तो यहाँ पे भी काम आएगा। और WTO की वेबसाइट है। देखिए इंटरनेट पे वेबसाइट्स होती है हर चीज की, हर ऑर्गेनाइजेशन की, उसको जरूर देखा करिए, आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। होम, अबाउट WTO सब मिलेगा। WTO मेंबर बनते कैसे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इंडिया का WTO का साइट है, तो इंडिया के अपडेट्स, इंडिया रिलेशन विद WTO आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। समझ में आ रही है बात भाई? खुल जा सिम सिम। ये कह रहा सिक्योर नहीं है, कोई बात नहीं, हम चलते हैं अनसिक्योर्ड साइड पे, नो प्रॉब्लम। चलो भाई, अच्छा इसका जाने का मन नहीं, कोई बात नहीं। चलिए खैर, सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया। कोविड में WTO ने क्या बोला हिंदुस्तान को, आपके लोग अगर मर जाएंगे, धंधा नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, हम आपको चंदा देंगे, दूसरे रईस देशों से लेकर पैसा देंगे, आप खर्च करिए, बट लोगों को घर से निकलने मत दीजिए। टैरिफ डेटा भाई, क्या टोटल टैरिफ डेटा है, क्या एग्रीकल्चर पे ड्यूटीज है, क्या नॉन एग्रीकल्चर गुड्स का शेड्यूल, क्या क्या चीजों पे कंसेशन अलाउड है, देखिए यहां पे आपको मिलेगा। ये देखिए, कहाँ गया भाई, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, और रुक जाइए। टैरिफ प्रोफाइल, कंसोलिडेटेड टैरिफ शेड्यूल, ये सब आप डाउनलोड कर लेंगे। इनमें आपको पता लग जाएगा किस किस चीज पे डिस्काउंट होता है और किस पे नहीं होता। तो अगर चाइना को पता है कि 50 चीजें इंडिया एक्सपोर्ट करेंगे, तो ड्यूटी बड़ी, टैक्स बड़ा कम है, तो वो उन्हीं को एक्सपोर्ट करेगा, बाकियों को एक्सपोर्ट नहीं करेगा। तो अगर आज हम WTO को बोलें, भाई चाइना जो छोटे से गणपति बनाता है, उसको हमारे इंडिया में एक्सपोर्ट करने के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दो WTO, क्योंकि हमारे जो कुमार वगैरह बना रहे हैं वो मर जाएंगे, तो WTO कहेगा अच्छा देख लेते हैं, फिर हमारे यहां से भी जो चीजें चाइना जाती हैं वो एक्सपोर्ट होना बंद हो जाएंगी। समझ गए WTO की कहानी? चलिए, तो WTO की कहानी होती है समाप्त।